हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बताइए जल्दी से। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग का बोर्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, यानी बोर्ड पेपर आपके स्टेज पर आ चुका है। केवल पर्दा खींचने की देरी है और आप लोग पेपर में बैठ जाएंगे, है ना। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि 18 तारीख से जो आपका बोर्ड पेपर है, तो उसी को ध्यान में, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग हिंदी के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। यानी मेरे भाई आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा, लेकिन मेरे भाई इस 10 गो के सहारे हम 25 गो क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी फितरत क्या है। हम एक क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो उसका जो है पूरा वो कर देते हैं, समझ रहे हैं, आगे से पीछे तक बताते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्नवा बन सकता है सबको हम बताते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 10वीं वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। 18 को जिनका पेपर है मेरे भाई, उनके लिए तो यह एक औषधि है मेरे भाई, यह दवाई है, समझ रहे हैं। इसको करना तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप डिटेल में सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा मेरे भाई, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो। ठीक है, चाहे रिएक्शन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे फॉर्मूला हो, हर चीज़ रखा हुआ है मेरे भाई, खजाना है। वहाँ से आप जाइए, बढ़िया से धमाकेदार तरीके से मचाते हुए, धूम मचाते हुए पढ़ाई लिखाई को करिए, समझ रहे हैं। तो मेरे भाई हमने 10 वर्षों की लगभग पेपर को हमने एनालाइज किया, उसको हमने देखा और निष्कर्ष निकाला। तो हमने ये पाया मित्र कि आपके पेपर में यही सब प्रश्न है ना, बार बार रिपीटेड है, समझ रहे हैं। इसको करना बेहद जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जहाँ एक रिपीटेड प्रश्न है और सभी को मेरे भाई हमने एक जगह संग्रहित कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया है। आप लोगों को इसको तो छोड़ना नहीं है मित्र, समझ रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से देखते हैं। मेरे भाई आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा दोस्त, क्योंकि एक प्रश्न के सहारे हम जो है 4-5 प्रश्नों को बोल जाते हैं, लिख देते हैं। तो आप उन सबको नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बातें नहीं होने वाली है मित्र, समझ रहे हैं। चलिए, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना कोनो दिक्कत, बिना कोनो परेशानी के। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले भी मेरे भाई हमने एक जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लिया है, वहां से आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्नों को देखा है, जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड है भाई। चलिए चलिए मित्र, चलिए तो मित्र, चलिए, कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं ना, चलिए चलिए। तो देखिए भाई, पहला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है। अब कई सारे दोस्त कहेंगे कुकुरमुत्ता, ये भाई यह एक रचना है और सुप्रसिद्ध कवि है एक निराला जी, उन्हीं की रचना है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी। और निराला इनका क्या है भाई? टाइटल है, निराला जी इनका टाइटल है। ठीक है, अगर भैया हम आपसे ये बतिया पूछ ले कि निराला जी का कोई और रचना बताइए 2-3 गो, ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता हो गया, नए पत्ते हो गया, इसके भी लेखक कौन हो जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आराधना हो गया, आराधना, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, है ना। और क्या? सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। देखिए भाई यह बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, देखिए सरोज स्मृति क्या है? सरोज जो थी निराला जी की पुत्री थी, समझ रहे हैं। सरोज निराला जी की पुत्री थी और जब जो है उनकी बेटी का आकस्मिक निधन हो जाता है, यानी सडनली उनका जो है डेथ हो जाता है, तो उन्हीं की याद में निराला जी ने, कहा जाता है कि कवि की जो कलम होती है, लेखनी होती है, कई क्षेत्रों में चल जाती है, चाहे व्यंग्य हो, चाहे हास्य हो, चाहे मेरे भाई दुख की बातें हो, ठीक है, चाहे प्राकृतिक वर्णन हो, हर क्षेत्रों में कवि अपने जो है भावनाओं को, अपने विचारों को कलम के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार मेरे भाई निराला जी ने अपनी इस वेदना को सरोज स्मृति करके एक लेख में पूरी तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तो सरोज कौन थी? निराला जी की प्रिय बिटिया थी, यानी पुत्री थी। तो उन्हीं की याद में उन्होंने लिखा सरोज स्मृति को। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है भाई। तो देखिए मित्र, 4 गो प्रश्न एक गो में सलटा दिए, समझ रहे हैं, तो बढ़िया से देखिए। ठीक है, अगला है
कि लहर के लेखक कौन है, तो लहर के लेखक कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। अगर भाई हम ये पूछें कि थोड़ा एक दो और बताइए जयशंकर प्रसाद जी की रचना, तो बता देंगे आप? नहीं बताएंगे? चलिए हम बताते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कुछ और रचनाएं हो जाती हैं, जैसे हम बात करें तो कामायनी हो गया, कामायनी, ठीक है। लहर, तो लहर तो लिखा ही है, आंसू, झरना, सब रचना किनकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो 4 गो प्रश्न यहाँ से, 3 गो यहाँ से, 2 गो में 7 गो प्रश्न क्लियर कर लिए। ठीक है। तो सबको मेरे भाई नोट डाउन करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला है भाई कि उर्वशी के लेखक कौन हो जाते हैं, तो उर्वशी के लेखक हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर भाई यहाँ हम बात करें तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की तो रचना हो ही जाती है। हम पूछे भाई कि 2 और किन्हीं रचनाओं को बताइए दिनकर जी की, तो क्या क्या वो हो जाएगी रचनाएं? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है। उर्वशी हो गया, राम की शक्ति पूजा हो गया। ठीक है। और क्या इनकी रचनाएं हो जाएगी, बताइए बताइए भाई, इनकी और एक रचना क्या हो जाएगी, उसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ठीक है। और एक और बढ़िया सा बात हम आपको बताते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को मेरे भाई उर्वशी पर ही 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आपसे प्रश्न कई टाइप से पूछ सकता है, पूछेगा कि राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है, तो राम की शक्ति पूजा के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे भाई कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो कब मिला था मेरे भाई, तो 1972 में मिला था। अगर यह बात भी पूछ दे कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था, तो उनकी उर्वशी जो रचना थी उसी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। एक बात बता रहे हैं, छुपा रहस्य है, ये ध्यान में रखना भाई कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो सबसे पहले 1968 में, हिंदी के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो 1968 में मेरे भाई किसको मिला था, किसको मिला था दोस्त, किनको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है। किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गिरती दीवारें के लेखक कौन हो जाते हैं, तो गिरती दीवारें इसके लेखक हो जाते हैं उपेंद्र नाथ अशक जी हो जाते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई। चलिए, अगला प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है, तो मैला आंचल के लेखक हो जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। एक और खास बातें हम बताते हैं रेणु जी की कि फणीश्वर नाथ जो रेणु थे ना मेरे भाई, फणीश्वर नाथ रेणु यह हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे। क्या थे, आंचलिक उपन्यासकार, हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए भाई, अब कई सारे दोस्त होंगे उनको ये बातें नहीं समझ में आ रही होगी कि आंचलिक क्या होता है। तो आंचलिक का मतलब ये होता है मेरे भाई, आंचलिक में उन्होंने किसी चीज पर अगर उपन्यास को लिखा तो उन्होंने आंचलिक में मतलब गांव की उस दृष्टि को प्रकट किया जाता है बिना मिर्चा मसाला लगाए हुए। समझ रहे हैं, मिर्चा मसाला इन द सेंस बिना कुछ बढ़ाए घटाए, मतलब गांव की एक खूबसूरत जो है वादियों का वर्णन करना ही आंचलिक कहलाता है। ठीक है। आंचलिक उपन्यासों में यही होता है। ठीक है। उन्होंने ग्राम्य जीवन की बहुत सारी दशाओं पर उन्होंने उपन्यास को जो है लिख रखा है, रचना कर रखा है। क्लियर भाई। चलिए, अगला है कि महाभोज के लेखक कौन है, तो महाभोज के लेखक भाई के हो जाला, तो महाभोज के लेखक के है मनु भंडारी। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। महाभोज के लेखक मनु भंडारी हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्त कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो प्रिय प्रवास के लेखक कौन हो जाते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इनका नाम है, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। हरिऔध क्या है, इनका टाइटल है यानी उपनाम है। ठीक है। हरिऔध। ठीक है। अगर भाई हम पूछें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि थे भाई, तो किस युग के कवि हो जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो ये हरिऔध जी हो जाते हैं भाई किसके, तो द्विवेदी युग के, द्विवेदी
युग के कवि हो जाते हैं। द्विवेदी युग के कवि कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, अब हम पूछे आपसे कि बीजक, अगला प्रश्न है बीजक किनकी संग्रह है? तो बीजक कविताओं का संग्रह है। ठीक है, दोहाओं का संग्रह है। ठीक है, किनका? तो कबीर का, यानी कबीर दास जी का। ठीक है, कबीर दास जी का। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। समझ रहे हैं? फेमस है ना जी, बिल्कुल फेमस है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाणी बोलिए कि आपका भी हृदय एकदम शीतलता से परिपूर्ण हो जाए, और जो सुनने वाला हो वो भी एकदम मगन हो जाए, आपकी वाणी को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाए, यानी एकदम उसका दिल स्वीट हो जाए। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही भाषा बोलने की प्रयास करना चाहिए, हमेशा प्रयासरत न रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी हो गई। ठीक है, अच्छा भाई, अगर हम आपसे पूछ दे दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी की किस युग के कवि हो जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी भी छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। किस युग के भाई? तो छायावादी युग के कवि हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर भाई प्रश्न एक पूछता है, बहुत ही फेमस है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन कवि माने जाते हैं? ठीक है, तो लिख लेना भाई, लिखवा दे रहे हैं। छायावाद के 4 स्तंभ, यहाँ तक दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा। 4 गो स्तंभ कौन है भाई? चलिए हम यहाँ लिखते हैं। पहला है प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखिएगा। दूसरा है पंत जी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पंत। और तीसरा है क्या भाई? और नहीं भाई, सुमित्रा नंदन पंत होगा। ठीक है, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है क्या? निराला जी, यानी प्रसाद निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, तो छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो पहला हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरा हो जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा हो जाते हैं महादेवी वर्मा। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, 4 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए भाई, आपको वीडियो कैसा लगा? जल्दी से आप मेरे भाई स्क्रीनशॉट सटा कर मारिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भाई, तो सभी को नोट डाउन करना, क्योंकि ये सभी आपके पेपर के रिपीटेड है मेरे भाई। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप बढ़िया से पढ़ाई लिखाई को कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो चलते हैं भाई, बंधु मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है आपके पेपर के लिए। बिल्कुल भाई, पेपर को एकदम सेट कर दिया है हमने, फील्डिंग सेट कर रखा है, सभी पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, प्रश्न यहीं से आएगा मेरे भाई, प्रश्नों को हम बिल्कुल फंसा देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के वीडियो में इतना ही, और क्या ही कहना भाई, और प्लेलिस्ट आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए मेरे भाई। चलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।